A very good morning स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेक्चर नंबर 2 बात करेंगे फ्रॉम द टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक बार रिवाइज कर लिया जाए। अभी तक हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। इंट्रोडक्शंस में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस, जहां पे दो और मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप, दे आर बैलेंस एंड skeleton. Balanced reactions and skeletal reactions. Balance क्या करेंगे? They follow law of conservations of mass. Conservations of mass, or similarly they do not follow. They do not follow law of conservations of mass. इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट टॉपिक वाज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। इन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम लोग क्या पढ़ चुके थे? हम लोग पहला कॉम्बिनेशंस पढ़ चुके थे। कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस, और दूसरा हम लोगों का क्या था? जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, दैट इज डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशंस रिएक्शंस, ये दो चीज हम लोग पढ़ चुके थे। एक बार हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं। इन कॉम्बिनेशंस रिएक्शन टू प्रोडक्ट ए प्लस बी दे कंबाइन सिंगल प्रोडक्ट। वो किस चीज का फॉर्मेशंस करते हैं? सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस करते थे। किसमें? इन कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस में। और इन डिकंपोजिशन रिएक्शन अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस हैपन। व्हाट? अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस हैपन। What is the opposite of combination reaction? For example, AB कोई एक प्रोडक्ट है, वो क्या करेगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा किसके फॉर्मेट में? A प्लस B के फॉर्मेट में। It will break down in the form of A plus B. One thing is, ये जो ब्रेकडाउन होगा इनका फॉर्म प्रेजेंस ऑफ एनर्जी होगा, और वो एनर्जी किस टाइप का होगा? अगर B कोई एक प्रोडक्ट है, इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर ये हीट एनर्जी ब्रेकडाउन हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन। इट विल बी A प्लस B। अगर AB ब्रेकडाउन हो रहा है आपको इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर कोई एक सब्सटेंस ब्रेकडाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो इसको हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। व्हाट वी कॉल इट? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इज इट क्लियर? तो इन तीनों से रिलेटेड हम लोग पढ़ चुके थे और इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल भी कर चुके थे। इन टुडेस क्लास हम लोग अब इसके आगे पढ़ेंगे, एंड जो टॉपिक होगा वो हम लोग का क्या होगा? नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इन टुडेस क्लास वी विल रीड अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट। रिएक्शन नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, अब जहां हम लोग समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बोलता है कि द रिएक्शंस इन विच more reactive element displace less reactive more reactive element, ions or molecules. Displace less reactive element, ions or molecules are called displacement reactions. इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल और डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। इट इज ऑफ टू टाइप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिखते हैं हम लोग। रिएक्शन लिख लेते हैं Zn प्लस CuSO4। Zn प्लस CuSO4 ये क्या प्रोडक्ट बनेगा?
ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पे Zn एंड Cu में कंपेयर किया जाए तो हम लोग का क्या होगा, Zn और Cu में Zn ज्यादा रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू Cu। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ZnSO4। अगर यही डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल का बात किया जाए, बात करते हैं हम लोग NaBr प्लस Cl2। इस केस में यहां पे देखें, ब्रोमीन इज नॉन मेटल एंड क्लोरीन इज अ नॉन मेटल। इन दिस केस जिंक एंड कॉपर में यहां पे डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ था, इन द केस ऑफ जिंक एंड कॉपर यहां पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग का कॉपर का हुआ था, क्योंकि यहां पे क्या है, ये दोनों हम लोग का क्या है, मेटल है, ये दोनों हम लोग का क्या है, मेटल है। और इस केस में ये आपको बनेगा NaCl और Br2 क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। और इस केस में ये दोनों हम लोग का क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। सो इन दिस केस दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कौन होगा कि हाईली रिएक्टिव मेटल, द रिएक्शंस इन व्हिच मोर रिएक्टिव, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को डिस्प्लेस करेगा। किसको डिस्प्लेस करेगा, एलिमेंट आयंस और मॉलिक्यूल्स को। अब यहां पे देखिए, अब हम लोग को जो चीज देख सकते हैं वो हम लोग को देखना है कि किस बेसिस पे हम लोग मानते हैं कि कोई भी चीज रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव है। उसके लिए हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज है। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। अगर आप क्लास 10 में हैं तो आपको ये चीज याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्लास 8 में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ चुके हैं। नहीं तो फिर एनसीईआरटी बुक में इन द चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पेज नंबर 45 या 44 में आपको रिएक्टिविटी सीरीज मिल जाएगा। बट रिएक्टिविटी सीरीज किस चीज का, मेटल्स का। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है हम लोग का पोटेशियम। उसके बाद क्या आता है, सोडियम, फिर आएगा कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, ठीक है। सो दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। और ये जो हो जाता है हम लोग का, इससे ऊपर जितने भी एटम होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव, और इसके नीचे जितने भी मेटल होंगे वो क्या होंगे, लीस्ट रिएक्टिव, या फिर कह सकते हैं कि एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव, लो रिएक्टिव इन नेचर। इसके नीचे आ जाएगा हम लोग का कॉपर, Hg, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्लैटिनम, ओके। सो दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ये हम लोग को याद करना पड़ेगा किसके लिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए। अब हम लोग इसका क्या मान लेते हैं, इसका हम लोग एक स्केलेटन फॉर्म बना लेते हैं कि स्केलेटन फॉर्म अगर बात करेंगे तो क्या होगा। स्केलेटन फॉर्म कुछ इस टाइप से होगा, AB प्लस सी, ठीक है, AB प्लस सी। मान लेते हैं यहां पे ANCR मेटल एंड A and C is more reactive than A। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो C is more reactive than A। तो इस केस में क्या बनेगा, Cb प्लस A, और यहाँ पे जो A निकलेगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सो दिस इज द स्केलेटन फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन है हम लोग का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। नेक्स्ट वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसके बारे में समझा जाए। डबल डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट में तो हम लोग जाने थे क्या था, वो क्या था, AB प्लस सी, ये क्या बना था, CB प्लस A, ओके। अब इस वाले केस में डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, इसको हम लोग लिख देते हैं, ये है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ओके। डबल डिस्प्लेसमेंट में बात करेंगे तो ये क्या बनेगा, AB प्लस CD, ठीक है। अब वही केस मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग का
ये कहां चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, ये कहां से चला जा रहा है, इसके साथ चला जा रहा है, तो ये बनाएगा आपको Cb प्लस Ad। ये होगा हम लोग का कौन सा रिएक्शन, दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो हाउ कैन वी डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अ टाइप ऑफ रिएक्शंस, a type of reactions in which exchange of ions, in which exchange of ions take place, is called double displacement reactions। शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं, इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक टर्म आता है एक्सचेंज ऑफ आयंस, इसको कैसे है, इसको हम लोग समझते हैं विद एन एग्जांपल। तो हमारे एनसीईआरटी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो ये है, कौन सा एग्जांपल है, लेट्स सी NaBr2, हाँ वही था ना, हाँ NaBr2 वाला रिएक्शन होगा। Na2SO4 plus CSO4, Na2SO4 plus BaCl2. So the reaction is Na2SO4 plus BaCl2. The reaction is Na2SO4 plus BaCl2। अब इस रिएक्शन में देखा जाए, Na हम लोग का क्या है, मेटल है, और Na का वैलेंसी क्या होता है, Na प्लस। SO4 क्या हम लोग का एक रेडिकल्स है, एक क्या है, रेडिकल्स है। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि ये SO4 का वैलेंसी क्या होता है, -2। इस केस में देखो Ba का वैलेंसी क्या है, +2, और Cl का वैलेंसी क्या है, -1। अब यहाँ पे देखिए Na का वैलेंसी +1 और Cl का वैलेंसी क्या है, -1, और ये दोनों क्या जाएगा, एक दूसरे के साथ जाएगा। क्यों, एक्सचेंज ऑफ आयंस। देखो ये क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल, और ये क्या है, हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। अगर कोई स्टूडेंट पूछेगा कि व्हाई एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, तो यहाँ रीजन होगा कि कोई भी एलिमेंट अगर बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसके पीछे मेन रीजन ये होता है कि वो क्या करे, अपने स्टेबल स्टेट से हाईली स्टेबल स्टेट में जाए। अगेन आई रिपीट, वो क्या करे, अपने स्टेबल स्टेट से हाईली स्टेबल स्टेट में जाने का कोशिश करेगा। देखिए इस केस में Na2SO4 और NaCl, इन दोनों केस में ये तो स्टेबल है, बट अगर NaCl का फॉर्मेशन करेगा तो वो एक क्या है, हाईली स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका वैलेंसी +1, इसका वैलेंसी -2, बट इस केस में क्या है, इसका वैलेंसी +1, इसका वैलेंसी -1। तो दैट्स व्हाई दे चूज टू गो इन हाईली स्टेबल स्टेट। ऐसा नहीं था कि पहले Na2SO4 वो स्टेबल नहीं था, दे आर स्टेबल, बट अगर NaCl का बात करें, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Na2SO4। नाउ ये फर्दर प्रोडक्ट किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, दे विल फॉर्म NaCl प्लस। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बनेगा, BaSO4 का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या बनेगा, BaSO4, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। और यहाँ पे हुआ क्या है, व्हाट हैपेंड इन दिस रिएक्शन, in this reactions double displacement reaction take place. Double displacement reaction take place. What does double displacement reaction, the reactions in which exchange of ions take place. Again I repeat, the reactions in which exchange of ions take place. अब यहाँ पे देखिए, यहीं से हम लोग को एक दूसरा चीज समझ में आना चाहिए। इस रिएक्शन में जो BaSO4 है हम लोग का एक तरह का प्रेसिपिटेट है। क्या है, एक तरह का प्रेसिपिटेट है। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इट इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। व्हाट इज प्रेसिपिटेट, इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शंस के बाद जो आपका इनसॉल्युबल सब्सटेंस बच जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। नाउ डीडीआर कहने का मतलब क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां देखो Ab प्लस CD दे विल फॉर्म, ये इसके साथ चला जाएगा, Cb प्लस, और ये कहां चला जाएगा, इसके साथ, ये Cb प्लस Ad। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या था, टू टाइप,
मेटालिक और नॉन मेटालिक, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मेटल्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ नॉन मेटल। सिमिलरली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो टू टाइप। सबसे पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। कौन सा रिएक्शन? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन विच फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट टेक प्लेस। जिसका एग्जांपल कौन सा था? जिसका एग्जांपल था Na2SO4 plus BaCl2। they will form NaCl plus BaSO4। और BaSO4 कैसा है? एक प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट होता है। इट इज ऑफ व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड आफ्टर रिएक्शंस। ठीक है। दूसरा रिएक्शन होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन सा? इज ऑफ टू टाइप। सबसे पहला कौन सा था? द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन फॉर्म प्लेस, एंड दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए ये जो रिएक्शंस है बहुत सारे बुक इसको मेंशन नहीं करता कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए क्लास 7 में हम लोग एक चैप्टर पढ़े थे, वो चैप्टर था एसिड प्लस बेस दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। जस्ट टेक एन एग्जांपल। एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, HCl और NaOH। कौन सा दो चीज नहीं? HCl और NaOH। इस केस में अगेन एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, H will go with ये, तो they will form H2 और Cl go with Na। तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? they will form NaCl plus H2। और ये कैसा रिएक्शन है? क्या इसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ? यस, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस इन दिस रिएक्शंस आल्सो। अगेन आई रिपीट, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस इन दिस रिएक्शंस आल्सो। बट क्या यहाँ पे आपको फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हुआ है? नहीं, इन दिस रिएक्शंस no formation of precipitate take place, but in this reactions formations of precipitate take place। so therefore double displacement reactions जहां पे आपको क्या होगा? जिसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। जिसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। और जब एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा तो वहां पे क्या होगा? आपको दो तरह का रिएक्शंस होगा उस बेसिस पे, जहां पे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और जहां पे क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ अब समझते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता क्या है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस यानी ऐसा रिएक्शन जैसे A प्लस बी दे विल फॉर्म, मान लेते हैं यहां पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को समझने के लिए एसिड प्लस बेस दे विल फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 जो हम लोग का है इन केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऐसा होता है कि इन दोनों प्रोडक्ट का, अगेन आई रिपीट, जो प्रोडक्ट में दोनों का जो पीएच हो, दोनों का क्या हो? पीएच हो, वो क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। दोनों का पीएच क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। नाउ एक नया टर्म्स आ गया हम लोग के सामने, व्हाट इज पीएच? व्हाट इज पीएच? तो पीएच उसको कहते हैं पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। इन शॉर्ट अभी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं पीएच कहने का मतलब क्या होता है। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पीएच। ठीक है। अब इसके हिसाब से अगर देखिए पीएच एक स्केल होता है, समझा जाए, पीएच एक स्केल होता है जिस स्केल पे क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस में डालने पे अलग अलग कलर शो करता है। ठीक है ना। जैसे लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर आपको क्या होता है? एसिड में डालने पे अलग कलर शो करेगा एंड बेस में डालने पे अलग कलर शो करेगा। अलग यानी ब्लू शो करेगा इन बेस एंड रेड शो करेगा इन एसिडिक सब्सटेंस। नाउ तो पीएच पेपर क्या होता है? एक नॉर्मल तुमको ऑरेंजिश येलो कलर का पेपर होता है। अगर तुमको एसिड में डालोगे तो वो हो जाएगा, तुमको रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप का ऑरेंज हो जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ। और बेस में डालोगे तो तुमको ब्लू हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा, इंडिगो हो जाएगा, इस तरह का। बट अगर तुम उसको वैसे सब्सटेंस में डालोगे जो कि न्यूट्रल हो, जो कि क्या हो? न्यूट्रल हो, तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 7 होगा। उसका कलर क्या हो जाता है? 7। उसका जो कलर होता है वो होता है ग्रीन कलर। अगर pH 7 का कोई कलर पूछेगा तो वो कैसा कलर होता है? ग्रीन कलर होता है। तो यहां पे हम लोग को पता चल रहा है कि वो कैसा है? ग्रीन कलर का है। यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर दोनों का pH क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। नॉट मोर देन 7, नॉट लेस देन 7। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि सर ये आप क्या बता दिए, क्या ऐसा तो कोई बुक में दिया हुआ नहीं है। देखिए
एक चीज समझने वाली बात है कि हर चीज आपको बुक में नहीं दिया रहेगा, आपको बहुत सारी चीजों को एक दूसरे चीजों से कनेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो केमिकल रिएक्शंस हर चैप्टर में है, चाहे वो एसिड बेस में हो, चाहे वो सॉल्ट में, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट में, चाहे हम लोग का चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वहां भी हम लोग को केमिकल रिएक्शंस है, या फिर इन चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां भी हम लोग को क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। तो ये हम लोग को समझना पड़ेगा कि जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं स्टैटिक पोर्शन, उसका डायनेमिक पोर्शन क्या क्या हो सकता है, उसका यूज हम लोग कहां कर सकते हैं। तो अगर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन, वो स्टैटिक पोर्शन है, वो आपको एक थ्योरी समझा दिया, उसका यूज आपको हर फेज में करना है, हर फेज यानी हर चैप्टर में करना है। फिर वो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 में ये नहीं बोलेगा कि अच्छा वो हम चैप्टर नंबर डील किए थे, नहीं, यू हैव टू कीप इन माइंड कि वो जो हम लोग पढ़े थे चैप्टर नंबर 1 में रिएक्शन, उसका यूज कहां कहां होगा। कैसे रणछोड़ दास छांसर ने बोला है कि आप सिर्फ पढ़े नहीं, पढ़ाई को आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन साइड में यूज करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, जहां जहां भी रिएक्शंस होगा वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इज इट क्लियर? तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, अभी तक हम लोग 2 चीज पढ़े। कौन कौन सा चीज? पहला हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल्स और नॉन मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और दूसरा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, अ प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। जब एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस करेगा तो उस बेसिस पे हम लोग को क्या होगा, ऑन दैट बेसिस वी हैव 2 टाइप ऑफ रिएक्शंस, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होगा एंड दूसरा प्रोसेस जहां पे हम लोग का क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगा। इसके बाद हम लोग की बुक में रेडॉक्स रिएक्शन स्टार्ट कर दिया। उसके बाद बुक में हम लोग को कौन सा स्टार्ट कर दिया, रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन है। बट स्टिल वी हैव अ लॉट ऑफ रिएक्शन जो कि बुक में मेंशन नहीं है और हम चाहेंगे कि आपके साथ शेयर करें। तो जो अगला रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। जो नेक्स्ट वन है उसको हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। ठीक है, नाम से ही एकदम क्लियर है, रीअरेंजमेंट। अब यहां पे बोलता है केमिकल रिएक्शंस इन विच chemical reactions in which group of atom undergoes rearrangement वो किस में जाएगा, रीअरेंजमेंट प्रोसेस में जाएगा। तो समझा जाए रीअरेंजमेंट प्रोसेस होता क्या है। जैसे एक रिएक्शन से हम लोग का ऑर्गेनिक में हम लोग को पढ़ेंगे ना, एक ऑर्गेनिक रिएक्शन से एग्जांपल में देखा जाए, और ये ऑर्गेनिक का सबसे पहला रिएक्शन है। दिस रिएक्शन इज द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो रिएक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं NH4CnO, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम साइनाइड। व्हाट वी कॉल इट, अमोनियम साइनाइड। तो जब हम लोग इसको हीट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, हीट करते हैं, तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करता है, NH2CO NH2, ठीक है ना, NH2CO NH2। ओके, अब यहां पे ध्यान दिया जाए इस रिएक्शन में क्या होता है। ये एक बेसिकली इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये कैसा है, ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये कैसा कंपाउंड है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, अच्छा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में क्या डिफरेंसेस है, हम थोड़ा सा बेसिस पे बता देते हैं कि देखो केमिस्ट्री का, थोड़ा सा 1 मिनट पॉज कर लेते हैं हम लोग, तो बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। केमिस्ट्री का जो बेसिक ब्रांचेस होता है वो 3 तरह का होता है। क्या होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, और तीसरा होता है हम लोग का ऑर्गेनिक। ठीक है ना। सो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कोई भी सब्सटेंस के फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ते हैं। जैसे रिएक्शंस ऑर्गेनिक भी होगा इनऑर्गेनिक भी होगा। तो केमिकल रिएक्शंस कैसा चैप्टर है, फिजिकल रिएक्शंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो एसिडिक भी होगा बेसिक भी होगा। देखिए जैसे इनऑर्गेनिक एसिड भी होता है और ऑर्गेनिक एसिड भी होता है, तो वो सब किस में आएगा, फिजिकल में। पीरियोडिक टेबल, बॉन्डिंग, ये सब चीज किस में आएगा हम लोग का, फिजिकल में। अब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है, 118। अगर इसको 2 भाग में बांट किया जाए, ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में,
हम लोग ऑर्गेनिक में हम लोग स्पेशली कार्बन के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? वी स्टडी अबाउट कार्बन। और इनऑर्गेनिक में रिमेनिंग 117 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, कार्बन के बारे में पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें हाइड्रोजन नहीं आएगा। मेन एलिमेंट्स कौन है? मेन एलिमेंट्स इज अ कार्बन। इज इट क्लियर? और माइनर एलिमेंट्स आर रिमेनिंग एलिमेंट्स। ऐसा नहीं होगा कि नाइट्रोजन इसमें नहीं होगा, ऑक्सीजन इसमें नहीं होगा, बस यहाँ पे क्या हो सकता है? यहाँ पे कार्बन मेन एलिमेंट्स है। इज इट क्लियर? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा होता है जिसमें क्या होता है? कार्बन मेन होता है। अगेन आई रिपीट, जिसमें क्या होता है? कार्बन मेन होता है। एक और चीज, क्या इनऑर्गेनिक में कार्बन होता है? हाँ, इनऑर्गेनिक में भी कार्बन होता है, बट कार्बन वहां पे लीडिंग कंपाउंड नहीं होता है। अगेन आई रिपीट, लीडिंग एलिमेंट नहीं होता है। यहाँ पे इस केस में कार्बन हम लोग का लीडिंग एलिमेंट नहीं है, जबकि इस केस में कार्बन हम लोग का क्या है? लीडिंग एलिमेंट है। ओके, इस केस में कार्बन हम लोग का क्या है? लीडिंग एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट चीज समझा जाए। इस केस में हुआ क्या? इस केस में जो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑर्गेनिक में। समझा जाए, इस केस में नाइट्रोजन कितने हैं? नाइट्रोजन एक यहाँ पे, ठीक है, इसका नाम है अमोनियम साइनाइड। व्हाट इज दैट? अमोनियम साइनाइड। और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं? एक, और यहाँ पे दो। नाइट्रोजन कितने हैं? दो है। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे चार है। कार्बन कितने हैं? कार्बन यहाँ पे एक है। एंड ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या है? एक है। देखो तो, नाइट्रोजन दो हो गया, नाइट्रोजन दो हो गया, हाइड्रोजन चार हो गया, कार्बन एक हो गया, ऑक्सीजन। सेम अगर इस केस में भी देखा जाए तो यहाँ पे भी हम लोग का नाइट्रोजन कितना है? एक यहाँ पे दो। हाइड्रोजन कितने हो गए? चार। कार्बन कितने हो गए? एक। और ऑक्सीजन भी कितने हो गए हम लोग का? एक। इज इट क्लियर? तो क्या यहाँ पे कोई नया एलिमेंट ऐड हुआ है? नहीं। क्या यहाँ से कोई एलिमेंट सब्सट्रैक्ट हुआ है? नहीं। जो एलिमेंट वैसे था वही एलिमेंट क्या हो गया? इस तरीके से हो गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ है? नो एनी एलिमेंट्स इज गेटिंग एडेड और गेटिंग सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिएक्शंस। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है? बेसिकली हुआ है यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो गया है। और रीअरेंजमेंट होने से जो सबसे पहला कंपाउंड हम लोग बनाए थे, और ये जो कंपाउंड होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं यूरिया। व्हाट वी कॉल इट? यूरिया। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, NH2CO, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यूरिया वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। हु वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा? यूरिया। एंड इट वाज डन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड कोल्बे। साउंड्स लाइक कोल्बे, ठीक ना? तो who was the scientist? That was Kolbe. Is it clear? Kolbe was the चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आज हम लोग क्या पढ़े? एक नए रिएक्शंस के बारे में। द न्यू रिएक्शंस वाज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। व्हाट द रिएक्शंस वाज? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शंस में क्या हुआ कि एलिमेंट्स अपने आप को अरेंज करके, अगेन आई रिपीट, एलिमेंट्स अपने आप को अरेंज करके एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन बोले। देखो अरेंज करके, देखो अरेंज करके क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए। अरेंज करके क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टीज चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे कैसा प्रॉपर्टीज था? इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज था। और इस केस में कैसा प्रॉपर्टी है? ऑर्गेनिक प्रॉपर्टी है। सो वी कैन से दैट कि जो फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस हो रहा है वो कंप्लीटली क्या है? न्यू है। उन लोगों का प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। इज इट क्लियर? तो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट अनदर टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए ये सब रिएक्शंस मेंशन नहीं है, बट इन सब से रिलेशंस है, यूजेस आएगा। क्योंकि देखिए जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका यूजेस सिर्फ एक चैप्टर में नहीं है, हर चैप्टर में है। तो वैसे वैसे जितने भी रिएक्शंस है वो सब हम आपको क्या करें? लिखवा देते हैं। अच्छा हाँ, आप लोग डेफिनेशन साथ में लेते जाइएगा। नेक्स्ट है हम लोग का रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है। जूनियर क्लास में हम लोग एक इसी तरह से मिलता जुलता रिएक्शंस पढ़े थे, उसका नाम था फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। फिजिकल रिएक्शंस, फिजिकल चेंजेस में हम लोग क्या पढ़ते थे कि उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। डेफिनेशंस में हम लोग यही पढ़े थे ना कि उसको हम लोग फिर से क्या कर सकें? ऑब्टेन कर सकें। तो देखो एक रिएक्शन है N2+H2, बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। N2+H2 अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। N2+H2 ये कैसा रिएक्शन है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है ना। ये
फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग इस तरीके से सिंबल से शो करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड इरिवर्सिबल या फिर रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं। अगर तुम चाहते हो कि ये रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में ही प्रोसीड करे, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करे, सिंगल डायरेक्शन में ही प्रोसीड करें, तो उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा। क्या चीज यूज करना पड़ेगा, कैटलिस्ट। तो लेक्चर नंबर 1 में तो हम लोग कैटलिस्ट डिस्कस नहीं किए थे, बट आज के लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है ना, ठीक ना। अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल तरीके से समझा के देखते हैं। हम लोग का क्या हो रहा है ना, यहाँ पे हवन हो रहा है, क्या हो रहा है, हवन हो रहा है, हवन हो रहा है, हवन कुंड मस्तों का झुंड, ठीक है ना। तो इसको इस तरीके से समझो, ठीक ना, हवन हो रहा है, ओके। अब जब ये हवन हो रहा है तो मान लो कि तुम शादी करो, लेट्स इमेजिन शादी करो, बाल विवाह कर रहे हो, यहाँ पंडित जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे तुम बैठे हो, तुम्हारी फियांसे बैठी है, ओके। अभी तो ट्रेंड चल रहा है चुटकी का और छोटा भीम का, ठीक ना, जस्टिस फॉर चुटकी करके ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है। तो अब मान लीजिए कि कैटलिस्ट क्या हो रहा है, यहाँ पे पूजा के समय में आप तीनों लोग बैठे हुए, शादी किनका हुआ, इन दोनों का ना हुआ, शादी किनका हुआ, इन दोनों का हुआ, इनका तो नहीं ना हुआ। सिमिलरली कैटलिस्ट का वही काम होता है, जो रिएक्शंस को आगे की तरफ ले जाए, जो रिएक्शंस करने में मदद करे। दूसरा अगर एग्जांपल देखा जाए जो कि हम लोग से रिलेटेड एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल कि एक क्लास में बहुत लोग बैठे हुए हैं, टीचर भी बैठे हुए हैं, तो टीचर का काम क्या है, पढ़ाना या एग्जाम देना, पढ़ाना या एग्जाम देना, उनका काम है पढ़ाना। तो जब टेस्ट होगा तो वहां पे टीचर कुछ करेंगे नहीं करेंगे, बस उन्होंने जितना मेहनत करवाया है उस मेहनत पे क्या करेंगे कि तुम आगे की तरफ प्रोसीड करो। यानी एक क्लासरूम से हजारों बच्चे निकलते हैं, हर साल बच्चे निकलते हैं, समझिए। और टीचर क्या रहते हैं, टीचर वहीं पे रहते हैं। टीचर का काम क्या है, मेहनत करना और मेहनत करवाना, किस पे, बच्चे पे, कि बच्चे क्या कर सके, पढ़ के आगे की तरफ प्रोसीड कर सके। सेम चीज वही होता है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, कैटलिस्ट डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शंस, दे हेल्प इन रिएक्शन मूविंग फॉरवर्ड। वो प्रोडक्ट में नहीं आता है, वो क्या होता है, प्रोडक्ट में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल N2+H2, इस रिएक्शन के लिए आयरन और मोलिब्डेनम चाहिए, सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन क्या होगा, प्रोसीड करेगा। जब ये प्रोसीड करेगा तो वहां पे प्रोडक्ट में हम लोगों का कैटलिस्ट नहीं आता है, प्रोडक्ट में जो रिएक्टेंट साइड होगा वही क्या होगा, प्रोडक्ट साइड भी होगा इन द केस ऑफ कैटलिस्ट। यहां तक समझ में आ गया।